नमस्ते और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही काम की सामग्री है। हाँ, रियल एस्टेट निवेश शुरुआती गाइड हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से। बिल्कुल। हाँ, ये उन सब के लिए है जो प्रॉपर्टी में निवेश का सोच तो रहे हैं, पर शायद उलझन में है कि भाई शुरू कहाँ से करें, कैसे करें। हाँ, और इस गाइड का मकसद भी बड़ा साफ है। रियल एस्टेट की दुनिया में आप कह सकते हैं पहला कदम रखने के लिए जो जरूरी समझ चाहिए वो देना। अच्छा। इसमें बुनियादी बातें भी हैं और जो जरूरी रणनीतियां हैं वो भी, और सब कुछ आसान हिंदी में समझाया गया है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं फिर इस गाइड में क्या खास है। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, रियल एस्टेट में ही क्यों निवेश करें। गाइड इसकी 4 मुख्य वजह गिनाती है। एक तो कैश फ्लो, मतलब किराए से जो पैसा आता है। हाँ, नियमित आमदनी। दूसरा है एप्रिसिएशन, यानी टाइम के साथ प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ना। राइट। तीसरा है लिवरेज, मतलब बैंक के पैसे से आप एक बड़ी संपत्ति खड़ी कर सकते हैं। और चौथा, टैक्स में फायदे। बिल्कुल। और गाइड ना एक बहुत दिलचस्प बात पर जोर देती है, वो इसे 3 धन इंजन कहती हैं। 3 धन इंजन? अच्छा। हाँ, कैश फ्लो और एप्रिसिएशन ये तो खैर ज्यादातर लोग सोचते ही हैं, पर तीसरा इंजन है एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन मतलब हर ईएमआई जो आप भरते हैं उससे आपके लोन का प्रिंसिपल अमाउंट जो मूलधन है वो कम होता जाता है। अच्छा, हाँ। ये वो क्या कहते हैं, छुपा हुआ हीरो है जो चुपचाप आपकी नेटवर्थ बढ़ाता रहता है, भले ही किराया ना बढ़े या प्रॉपर्टी की कीमत ना बढ़े। ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। हाँ, और सबसे जरूरी सबक गाइड ये देती है कि इसे एक बिजनेस की तरह देखें, भावनाओं में बहकर फैसले ना लें। हाँ, ये बात सही है। अक्सर लोग घर खरीदने में इमोशनल हो जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ आंकड़ों और विश्लेषण पर टिके रहना बहुत जरूरी है। तो ये बिजनेस की तरह देखना, इसी से जुड़ा है शायद लोकेशन का महत्व। गाइड कहती है पहले लोकेशन, फिर प्रॉपर्टी। बिल्कुल, शहर से लेके वो कौन सा मोहल्ला है, कौन सी गली है, वहां तक की पूरी छानबीन, रिसर्च बहुत जरूरी है। और सिर्फ ये देखना कि इलाका अच्छा है, वो काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। गाइड कहती है कि आपको मैट्रिक्स देखने होंगे, जैसे किराए और प्रॉपर्टी की कीमत का अनुपात क्या है, रेंट टू प्राइस रेशियो। ओके। और उस इलाके में प्रॉपर्टीज खाली कितनी रहती हैं, मतलब वैकेंसी रेट क्या है, ये सब देखना होगा। और प्रॉपर्टी के टाइप भी अलग अलग होते हैं ना, सिंगल फैमिली, ड्यूप्लेक्स। हाँ, सिंगल फैमिली घर है, ड्यूप्लेक्स या मल्टीप्लेक्स है, कॉन्डोमिनियम्स है, हर एक के अपने फायदे और नुकसान हैं। गाइड में कुछ रणनीतियों का भी जिक्र है, जैसे वो BRRR। ये क्या चीज है? हाँ, BRRR, बाय, रिहैब, रेंट, रीफाइनेंस, रिपीट। वाह, खरीदो, सुधारो, किराए पर दो, रीफाइनेंस करो और फिर से दोहराओ। ये तो सुनने में जबरदस्त लग रहा है, पैसे बनाने की मशीन जैसा। हाँ, सुनने में तो है, लेकिन देखिए इसमें मेहनत बहुत है, अनुशासन चाहिए, और हाँ, जोखिम भी है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पैसा। फाइनेंसिंग का क्या? हाँ, फाइनेंसिंग। तो गाइड पारंपरिक लोन यानी बैंक लोन के अलावा पोर्टफोलियो लोन या हार्ड मनी लोन जैसे विकल्पों के बारे में भी बताती है। लेकिन एक चेतावनी भी देती है जो बहुत बहुत जरूरी है और जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या है? कि सिर्फ डाउन पेमेंट का पैसा जुटा लेना काफी नहीं है। अच्छा। आपके पास कम से कम 6 महीने का रिजर्व फंड होना चाहिए। 6 महीने का? किस लिए? जिसमें आपकी EMI, प्रॉपर्टी टैक्स, बीमा और मेंटेनेंस के अंदाजन खर्चे सब शामिल हों। ओह, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो, जैसे किराएदार ना मिले कुछ महीने, तो आप डिफॉल्ट ना करें। बिल्कुल, वरना एक छोटी सी मुसीबत भी आपको पूरी तरह पटरी से उतार सकती है। ये 6 महीने वाली बात तो वाकई गांठ बांधने लायक है। सही कहा, बहुत जरूरी पॉइंट है ये। अच्छा, मान लीजिए लोकेशन देख ली, फाइनेंसिंग का इंतजाम हो गया, कोई प्रॉपर्टी नजर में आई, अब ये कैसे पता करें कि ये सौदा अच्छा है या नहीं? हाँ, डील एनालिसिस। तो गाइड कहती है कि देखिए 1% रूल जैसी चीजें हैं फटाफट अंदाजा लगाने के लिए। 1% रूल मतलब महीने का किराया प्रॉपर्टी की कीमत का 1% हो। हाँ। वो एक क्विक चेक है, पर आपको गहराई में जाना होगा। नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी NOI निकालना होगा। NOI यानी प्रॉपर्टी से होने वाली कुल कमाई में से सारे ऑपरेटिंग खर्चे घटाकर। बिल्कुल, सारे खर्चे, लोन की EMI छोड़कर। फिर कैप रेट देखना होगा। कैप रेट? हाँ, कैप रेट यानी NOI प्रॉपर्टी की कीमत का कितना प्रतिशत है।
ये बताता है कि निवेश पर रिटर्न कितना है बिना लोन को गिने। ओके। और फिर सबसे जरूरी कैश ऑन कैश रिटर्न, यानी आपने अपनी जेब से जो पैसा लगाया है उस पर आपको सालाना कितना मिल रहा है सारे खर्चे और लोन पेमेंट के बाद। समझ गया, मतलब गणित से तो दोस्ती करनी पड़ेगी, बिना आंकड़ों के बात नहीं बनेगी। बिल्कुल, ये पूरा आंकड़ों का ही खेल है असल में। ठीक है, अब खरीदने से पहले ड्यू डिलिजेंस यानी पूरी जांच पड़ताल, इसके बारे में गाइड क्या कहती है? उसका सीधा सा मंत्र है, भरोसा करो पर जांचो जरूर। मतलब प्रॉपर्टी की फिजिकल कंडीशन कैसी है, छत, नींव, प्लम्बिंग, बिजली, सब कुछ बारीकी से चेक करना होगा। प्रोफेशनल इंस्पेक्टर को हायर करना सबसे अच्छा है। और कानूनी दस्तावेज? हाँ, टाइटल क्लियर है या नहीं, कोई पुराना बकाया तो नहीं, अगर किराएदार हैं तो उनके लीज अग्रीमेंट कैसे हैं, ये सब बहुत ध्यान से देखना होगा। कोई छुपी हुई प्रॉब्लम बाद में बहुत महंगी पड़ सकती है। सही बात है। अच्छा, प्रॉपर्टी खरीद ली, अब उसके बाद मैनेजमेंट का क्या? हाँ, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ये भी एक बड़ा काम है। सही किराएदार ढूंढना, उनकी स्क्रीनिंग करना, लीज अग्रीमेंट बनवाना, टाइम पर किराया वसूलना, मरम्मत वगैरह का ध्यान रखना। ये खुद कर सकते हैं या मैनेजर रखना बेटर है? गाइड कहती है ये आपके समय, आपकी जानकारी और आपकी पसंद पर निर्भर करता है। अगर आपके पास समय है, आप सीखना चाहते हैं तो खुद करें, वरना प्रॉपर्टी मैनेजर रख लें। ये समय बनाम नियंत्रण का सवाल है। और कानूनी और टैक्स के पहलू, गाइड में एलएलसी बनाने का भी जिक्र था शायद। हाँ, कई निवेशक अपनी पर्सनल संपत्ति को बिजनेस के रिस्क से बचाने के लिए एक एलएलसी यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाते हैं। ये एक कानूनी ढांचा है। ओके। और टैक्स की बात करें तो रियल एस्टेट में कई फायदे मिल सकते हैं, जैसे लोन पर दिए जाने वाले ब्याज पर छूट, मरम्मत के खर्चों पर और डेप्रिसिएशन पर भी। डेप्रिसिएशन मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होना? नहीं, ये असल में ये टैक्स के लिए एक तरह की छूट है जो मानती है कि बिल्डिंग समय के साथ पुरानी हो रही है, भले ही उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही हो। लेकिन इन सब चीजों के लिए गाइड साफ कहती है किसी अच्छे सीए या सीपीए और रियल एस्टेट वकील की सलाह जरूर लें। ये जरूरी है, प्रोफेशनल सलाह लेना। बिल्कुल। अच्छा, अब आखिर में आते हैं जोखिम और मानसिकता पर। रियल एस्टेट में रिस्क तो है ही, हाँ बिल्कुल है। गाइड मानती है कि जोखिम है। हो सकता है प्रॉपर्टी कुछ समय खाली रहे, कोई बड़ी मरम्मत अचानक आ सकती है, ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। तो इनसे बचने के लिए? बचाव के लिए तैयारी, जैसे वो 6 महीने वाला रिजर्व फंड, सही बीमा पॉलिसी लेना। और मानसिकता की बात करें तो गाइड कहती है धैर्य रखें। धैर्य? हाँ, ये जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। आंकड़ों पर भरोसा रखें, अपनी गट फीलिंग पर नहीं, और लगातार सीखते रहें। बाजार बदलता है, नियम बदलते हैं, तो आपको भी अपडेटेड रहना होगा। तो कुल मिलाकर इस गाइड का सार यही लगता है कि रियल एस्टेट निवेश जो है वो कोई लॉटरी या तुक्का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आंकड़ों, अनुशासन और एक सही प्रक्रिया का नतीजा है। सोच समझकर संपत्ति बनाने का एक तरीका है, न कि रातों रात अमीर बनने का। बिल्कुल सही। और गाइड एक क्विक स्टार्ट चेकलिस्ट भी देती है आखिर में। अच्छा। हाँ, उसमें पहला कदम क्या बताया है? पहला कदम है अपना बजट तय करना और कम से कम 2 बैंकों या फाइनेंस कंपनियों से लोन के लिए प्री अप्रूवल लेना। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी कीमत तक की प्रॉपर्टी देख सकते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल शुरुआत है। तो चलिए यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। ये शायद गाइड में सीधे तौर पर नहीं है, पर सोचने लायक है। हाँ, पूछिए। रियल एस्टेट में कामयाबी क्या सिर्फ सही गणित लगाने, सही लोकेशन चुनने और सही टाइमिंग पर निर्भर करती है, या फिर निवेशक के अपने धैर्य, उसकी सीखने की लगन और बदलते बाजार के साथ खुद को ढालने की जो क्षमता है, उसका भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा बड़ा हाथ होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इस पर सोचिएगा जरूर। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो रियल एस्टेट की दुनिया में अपना पहला कदम रखने की सोच रहे हैं।